जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अर्जुना अकेडमी पर। आज का विषय है अर्थव्यवस्था का संगठन। ऐतिहासिक तौर पर नागरिक समाज पर जिस एक मुद्दे ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है वह अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया की व्यवस्था है। क्या उत्पादन पूरी तरह से सिर्फ सरकार या राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, या फिर इसमें निजी क्षेत्र को भी काम करने की मंजूरी होनी चाहिए, या फिर संयुक्त उपक्रम सबसे बेहतर उपाय है? राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी का उपक्रम। संबंधित देशों की समसामयिक विचारधारा के अनुरूप विश्व में अर्थव्यवस्था को संगठित करने की अब तक 3 प्रणालियां उद्भूत हुई हैं। अर्थशास्त्र की बेहतर समझ के लिए इनका संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड में जन्मे दार्शनिक अर्थशास्त्री थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर स्मिथ के लेखन ने कुछ खास विचारों को जन्म दिया जो पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हुए और अंततः पूंजीवाद का जन्म हुआ। उन्होंने तब वाणिज्य और उद्योग में सरकार के ज्यादा नियमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस नियमन की वजह से अर्थव्यवस्था का विकास उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा था जिस रफ्तार से हो सकता था। उनके मुताबिक इसके चलते ही लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं हो पा रही थी। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन पर जोर देते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट की नीति अपनाई जानी चाहिए। एडम स्मिथ ने अपने सैद्धांतिक प्रस्ताव में बताया कि बाजार की शक्तियों के अदृश्य हाथ देश में संतुलन की स्थिति को लाएंगे और इससे आम लोगों की स्थिति बेहतर होगी। लोक हित के लिए कोई अर्थव्यवस्था काम करे, इसके लिए स्मिथ ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को जरूरी माना था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया। यह एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशित होने के 1 साल बाद ही हो गया। इसके बाद स्मिथ के विचार दूसरे यूरोपीय और अमेरिकी देशों में फैले। 1800 आते आते वहां की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा, जिसके बाद में कई और नाम भी प्रचलित हुए। प्राइवेट इंटरप्राइजेज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइजेज सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी। इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है तथा इस आर्थिक व्यवस्था में सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। राज्य अर्थव्यवस्था स्टेट इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के इस प्रारूप का सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया। यह अर्थव्यवस्था पूर्वी यूरोप के कई देशों में प्रचलित हुई। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैलियां नजर आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 से पहले तक चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था, यहाँ तक कि श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन ही थे। इसमें सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद होती है। मार्क्स के मुताबिक समाजवाद साम्यवाद के रास्ते में बदलाव का समय है, लेकिन यह वास्तविकता में कभी हो नहीं पाया। मूल रूप से इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुई। इसमें सभी विपरीत बातों को शामिल किया गया। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शोषण के नाम पर आलोचना करती हैं। इसके जवाब में पूंजीवादी अर्थशास्त्री इसे राज्य पूंजीवाद स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं, जहां केवल सरकार शोषक होती है। 1980 के मध्य तक साम्यवादी और गैर साम्यवादी नजरिए से बौद्धिक जमात में गंभीर बहस हुआ करती थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था सही करने के गुण और एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड वाली अर्थव्यवस्था को 1929 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा। अमेरिका ही नहीं, पश्चिम यूरोप के कई देशों को भी इस महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके चलते भारी बेरोजगारी, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी और उद्योग धंधों पर तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्मिथ के विचार इन समस्याओं से उबरने में नाकाम रहे। ऐसे समय में एक नए नजरिए ने जन्म लिया, जो मशहूर किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में शामिल है।
इसे देने वाले मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स थे। केन्स ने सरकारी हस्तक्षेप नॉन इंटरफेरेंस के मूल सिद्धांतों और अदृश्य हाथों की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदृश्य हाथ संतुलन की स्थिति पैदा भी करेंगे, लेकिन वह गरीबों का गला घोंटकर ही संभव होगा। उन्होंने कहा मूल्य और मजदूरी में इतना लचीलापन नहीं होगा कि सबको नौकरी लागू होने के बाद भी कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे। ऐसे में मांग में गिरावट के साथ बाजार में मंदी का दौर शुरू हो सकता है, जिस पर अगर अंकुश नहीं लगा तो वह 1929 की तरह महामंदी के दौर में परिवर्तित हो सकता है। बाजार की अर्थव्यवस्था की सीमाओं पर केन्स ने सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का मजबूत दखल स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन होना जरूरी है। मंदी से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए केन्स ने सरकारी खर्च बढ़ाने, विवेकाधीन मौद्रिक नीति, राजकोषीय घाटा, ब्याज दर में कटौती, मुद्रा की सस्ती आपूर्ति इत्यादि और उत्पाद और सेवाओं की मांग को मजबूत करने का सुझाव दिया, क्योंकि यह सब मंदी के अहम कारक थे। जब केन्स आर्थिक मंदी के कारकों की तलाश कर रहे थे और उससे बचाव के रास्ते तलाश रहे थे, तब पूरे यूरोप एवं अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन छाया हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षणों को अपनाना चाहिए। उस दौर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी सामान और सेवा बाजार व्यवस्था के अधीन था। इसका मतलब ये हुआ कि आम लोगों की जरूरत की हर चीज की आपूर्ति प्राइवेट एंटरप्राइजेज द्वारा की जाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पैसे और धन का प्रवाह चंद लोगों की ओर होने लगा और इस प्रक्रिया में आम आदमी की क्रय शक्ति लगातार गिरती गई। आखिर में इससे मांग बुरी तरह प्रभावित हुई और आर्थिक महामंदी का दौर आ गया। केन्स की सलाह के मुताबिक कई पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में नई आर्थिक नीतियों को शुरू किया गया। इनमें बेहद महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसके मुताबिक अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका की शुरुआत भी हुई। सरकार ने कुछ आधारभूत उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन और उसका वितरण शुरू किया, जिसे पब्लिक गुड्स कहा गया। इन उत्पादों का लक्ष्य सभी लोगों को न्यूनतम पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। तक लोग प्राइवेट गुड्स के नाम से खरीदते थे। कुछ ही दिनों के भीतर सरकार को मुफ्त में मुहैया कराना पड़ा, ताकि आम जनता बाजार में मौजूद सुविधा और सामान पर खर्च कर सके, ताकि उनकी मांग कायम हो। उपरोक्त उदाहरण यहाँ ये समझाने के लिए दिया गया है कि किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था ने खुद को नए सिरे से बदला और इसमें कुछ उपयोगी गैर बाजारी अर्थव्यवस्था यानी सरकारी अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। अर्थव्यवस्थाओं के विकास के इस दौर में राज्य अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को देखना भी दिलचस्प है। पोलिश दार्शनिक ऑस्कर लैंग ने 1950 के दशक में वही प्रस्ताव समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए दिया था जो केन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए दिया था। लैंग ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी चीजों की प्रशंसा के साथ इसमें पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से कुछ अच्छे तत्वों के समावेश की सलाह दी थी। उन्होंने सरकारी अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद मार्केट सोशलिज्म की तरफ अग्रसर होने की सलाह दी। मार्केट सोशलिज्म शब्द ऑस्कर लैंग की देन है। हालांकि सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने उनकी सलाहों को खारिज कर दिया। उस वक्त समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस तरह के बदलाव को निंदनीय माना गया। हालांकि बाद में ये सुझाव कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक साबित हुआ। केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की और कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि लैंग ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को कुछ कदम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह के प्रयोग की गुंजाइश होती है, जिसका परिणाम आने वाले समय में मालूम होता है। लेकिन समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी प्रकृति में जड़ होती हैं, लिहाजा उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किए और इसका असर हुआ कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं का पतन शुरू हो गया। साम्यवादी चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में पहली बार अर्थव्यवस्था में सरकार के पूर्ण नियंत्रण के खिलाफ विचार सामने आया। अंततः चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सीमित दायरे में बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की शुरुआत की। इस दिशा में 1985 में चीन ने ओपन डोर की नीति के अंतर्गत बाजार समाजवाद को अपनाया। ये बाजार समाजवाद मार्केट सोशलिज्म का पहला उदाहरण रहा। दूसरी राज्य अर्थव्यवस्थाएं चीन की तरह प्रयोग करने में नाकाम रहीं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की। वैसे दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करना उतना आसान भी नहीं था। सोवियत संघ में भी बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की कोशिश हुई। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नामक विचारों को अपनाया गया।
रूसी शब्द ग्लासनोस्ट का मतलब खुलापन होता है, जबकि पेरेस्ट्रोइका से तात्पर्य पुनर्संरचना से है। इसके परिणाम के चलते ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक विघटन की वजह आर्थिक कुप्रबंधन के चलते राजनीतिक व्यवस्था का चरमरा जाना रही। दूसरी राज्य अर्थव्यवस्थाओं ने जब मार्केट सोशलिज्म को अपनाने की कोशिश की तो बदलाव के दौर में उन्हें गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। दरअसल बाजार समाजवाद की दिशा में अग्रसर होने से पहले कई मापदंडों पर उसकी तैयारी करनी होती है। चीन ने माओ त्से के समय से ही, खासकर 1975 के बाद से इस दिशा में काफी होमवर्क शुरू कर दिया था। इसके चलते ही वह अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में कामयाब रहा। सरकारी अर्थव्यवस्था से बाजार की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का चीन सबसे आदर्श उदाहरण है। इन दो घटनाओं का दायरा कई दशकों तक फैला हुआ था, जिसके तहत अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाओं ने दूसरे के अनुभवों और व्यवस्थाओं को अपने में समाहित किया। लेकिन 1980 के दशक के अंत तक दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक या व्यावहारिक तौर पर न तो पूंजीवादी रह गई थी और न ही समाजवादी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चुंगल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के राजनेताओं को भविष्य दृष्टा माना गया, जो 1990 के दशक के मध्य तक आते आते सही साबित भी हुआ। वैसे व्यावहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में कोई खास उत्साह नहीं दिखा था। इस व्यवस्था की विशेषताओं और उसके अस्तित्व को लेकर किसी ठोस विचार का सामने आना बाकी था। इस दिशा में पहला विचार विश्व बैंक का आया। विश्व बैंक ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियतों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में राज्य की दखल की जरूरत को भी स्वीकार किया। यह एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था का हिमायती माना जाता था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में स्पष्ट राय तब बनी जब 1999 में विश्व बैंक की रिपोर्ट 21वीं सदी में प्रवेश के नाम से प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा, सरकार विकास में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन ऐसा कोई तय नियम नहीं है जो सरकार को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। विश्व बैंक ने आगे जाकर इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकारों को सलाह दी कि अपने आर्थिक विकास, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य ऐतिहासिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वह उन खास क्षेत्रों और उसमें खास दायरे की पहचान करे जिसमें बाजार और सरकार दोनों का दखल हो। विश्व बैंक के इस अंतिम दस्तावेज ने एक तरह से ऐतिहासिक तौर पर चली आ रही अर्थव्यवस्थाओं के दौर, यानी मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था यानी एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स की मान्यताओं को खारिज कर दिया। ऐसा दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों के आधार पर किया गया। इस दस्तावेज ने दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं के मेल से बनी मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की। इस तरह से लंबे समय से चला आ रहा वह विवाद भी समाप्त हुआ कि कौन सी अर्थव्यवस्था बेहतर है, बाजार वाली अर्थव्यवस्था या फिर राज्य अर्थव्यवस्था। इस दस्तावेज में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की खासियतों को शामिल किया गया और इसके मुताबिक दोनों व्यवस्थाओं की खासियतें एक दूसरे की पूरक हैं। वास्तविक समस्या बाजार या फिर सरकार का होना भर नहीं है, बल्कि दोनों को मिलाकर बेहतर व्यवस्था बनाना है। बाजार की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो सकती है और किसी देश के लिए प्रतिकूल। ये केवल विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के चलते संभव होगा। ठीक उसी तरह से सरकारी अर्थव्यवस्था भी किसी एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। वैसे ये तय है कि आर्थिक व्यवस्थाओं में न तो पूंजीवाद ही सबसे अच्छा है और न ही सरकारी अर्थव्यवस्था। हाँ, इन दोनों का मिला हुआ स्वरूप मौजूदा समय में सबसे अच्छा है। सरकार बाजार काफी हद तक किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर होते हैं, लिहाजा इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं बन पाया है जिसे दुनिया भर में एक समान तौर पर लागू किया जा सके। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को बाजार और सरकार की हिस्सेदारी को खुद से तलाशना होता है। वैसे ये भी संभव है कि किसी अर्थव्यवस्था को बदलते समय के साथ सामाजिक आर्थिक स्थितियों में बदलाव के चलते अपनी मिश्रित अर्थनीतियों में बदलाव लाना पड़े। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। भारत तो स्वतंत्रता के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है, लेकिन 1991 में भारत के लिए एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था की तलाश शुरू हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उस दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में भ्रम की स्थिति थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों की होती है और बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है।
भारत ने स्वतंत्रता के बाद जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया वो उस वक्त की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए। तब अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार की हिस्सेदारी को नए सिरे से परिभाषित किया गया तथा और एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों में बदलाव के चलते सरकार और बाजार की हिस्सेदारी में बदलाव हुआ। नई मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार की अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया गया। कई व्यवस्थाओं जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण था को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया। इसके कई उदाहरण हैं दूरसंचार, ऊर्जा, सड़क, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि। इसी समय में कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहे जिन्हें सरकार के अधीन ही रखा गया। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से सामाजिक क्षेत्र कहा जा सकता है। इनमें शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, पोषण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। भारत 1991 से पहले भी मिश्रित अर्थव्यवस्था था और 1991 के बाद भी इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित ही रही, लेकिन सरकार और बाजार की भूमिकाएं बदल गईं। आने वाले समय में सामाजिक आर्थिक कारकों में बदलाव होने पर भारत अपनी अर्थव्यवस्था में जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत और उसके विकास ने लंबे समय से चली आ रही उस बहस को खत्म कर दिया कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। ये बहस 1776 में स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस से शुरू हुई थी और विश्व बैंक की 1999 की विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक जारी रही थी। ये भ्रम की स्थिति करीब 250 साल 1776 से 2000 तक बनी रही। मौजूदा समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन का दबदबा है। विश्व व्यापार संगठन जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है वह मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि सरकार अर्थव्यवस्था में दखल नहीं दे सकती, बल्कि यह जरूरत पड़ने पर सरकार के कहीं ज्यादा दखल की जगह बनाती है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।